नमस्कार साथियों, युवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ के लिए संविधान तथा राज्य व्यवस्था के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीएस के अंतर्गत, और उसी क्रम में आज भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वो संविधान तथा राज्य व्यवस्था का वो टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही है। परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा इसका महत्व इस बात में भी निहित है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके क्या क्या कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, तो इसलिए भी इसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो पहले तो आप जाने कि मतलब मूल अधिकार होते क्या हैं, या मूल अधिकार से पहले आप जाने अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या हैं, फिर जाने फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। मूल अधिकार और अधिकार में वही अंतर है। अगर आप तुलना करें, भौतिकी में जो चीज मूल मात्रक होती है और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनका आधार फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, मूल मात्र उनके आधार होते हैं। कमोबेश उसी चीज को आप अगर यहां अप्लाई करें तो जो अधिकार होते हैं उनका आधार यही मूल अधिकार होता है। तो अधिकार का मतलब होता है कि अधिकार किसे कहा जाता है, तो अधिकार सामान्यतः ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं, अधिकार ऐसी परिस्थितियों का सृजन करते हैं जिसमें रहकर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है तथा अपने निजी विकास के साथ साथ, अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज के विकास में सहयोगी हो सकता है, समाज के विकास के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है, अधिकार कहलाता है। मूल अधिकारों की परिभाषा या इसकी विशेषताएं या इसका अर्थ बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों में मूल अधिकारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं, अलग अलग उसके अर्थ, अलग अलग उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन अगर भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की जाए तो कुछ विशेषताएं निकलकर आती हैं। जैसे मूल अधिकार उन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा मानसिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। अन्य अधिकारों के बारे में प्राय ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मूल अधिकारों के बारे में माना जाता है कि मूल अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, उन स्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिसमें रहकर कोई व्यक्ति अपने पूर्ण भौतिक, मानसिक तथा नैतिक विकास कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरी विशेषता होती है फंडामेंटल राइट्स की, दूसरी जो विशेषता है मूल अधिकारों की, कि मूल अधिकार फंडामेंटल लॉ मतलब मौलिक विधि अर्थात संविधान में उल्लिखित होते हैं, जबकि अन्य अधिकारों के बारे में ये जरूरी नहीं है कि उनका उल्लेख संविधान में किया गया हो। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे हमारे अधिकार होते हैं जो हमको संसद द्वारा बनाए गए आदेशों से प्राप्त होते हैं, हमें संसद द्वारा बनाए गए एक्ट से, अधिनियमों से प्राप्त होते हैं, या आदेशों से, नियम से, रेगुलेशन से भी हमें अधिकार मिलते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की जो विशेषता है, मूल अधिकार की जो एक प्रमुख विशेषता है कि मूल अधिकार अनिवार्यतः फंडामेंटल लॉ, मौलिक विधि, देश की मौलिक विधि क्या है? संविधान। तो मूल अधिकार
संविधान में उल्लिखित होते हैं और संविधान द्वारा संरक्षित, संविधान के द्वारा उनकी संरक्षा होती है और संविधान के द्वारा वो प्रवृत्त होते हैं, लागू होते हैं। जबकि अन्य अधिकारों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार मूल अधिकार जो हैं वो न केवल कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं बल्कि विधानमंडल की शक्तियों पर भी सीमा और मर्यादा आरोपित करते हैं। भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, जो मूल अधिकारों का विरोध करते हैं, उनके जो विपरीत हैं। इसका मतलब है कि मूल अधिकार जो हैं वो कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने के साथ साथ विधायिका की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिस कानून से किसी भी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, किसी भी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार का क्षरण हो रहा है, हरण हो रहा है, न्यून हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो न्यायपालिका के पास पावर है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए उन समस्त कानूनों को अवैध घोषित कर दे जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, जो मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनाए गए हैं, जो मूल अधिकारों से असंगत हैं। तो ये तमाम विशेषताएं मूल अधिकारों की भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के संदर्भ में दी गई हैं। और जो अधिकार होते हैं, जैसे जो आपके लीगल राइट्स हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बिजनेस राइट्स हैं, कॉमर्शियल राइट्स हैं, ये तमाम जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी तरह कोई परिवर्तन करना है, अगर उसमें किसी तरह का संशोधन करना है, तो संविधान में संशोधन के द्वारा ही उसमें वो परिवर्तन किया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स है। जबकि अन्य अधिकारों के बारे में अगर संशोधन करना है और अगर वो अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिए गए हैं, संविधान के किसी उपबंध के अंतर्गत अगर उनका उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसको संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत परिवर्तित कर सकती है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल और केवल संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के द्वारा, निहित प्रक्रिया के द्वारा जो प्रोसीजर बताई गई है और एक विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जाएगा, ही परिवर्तन किया जाएगा। अगर हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की प्रकृति के बारे में बात करें, मूल अधिकारों की प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति या स्वरूप, तो इनके बारे में कहा जाता है कि मूल अधिकार जो हैं वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, निगेटिव। मूल अधिकार सकारात्मक भी हो सकते हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी हो सकती है। प्राकृतिक अधिकारों की तरह, प्राकृतिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो राज्य के द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि राज्य की उत्पत्ति के पहले वो अधिकार व्यक्तियों को मिल गए थे और राज्य की उत्पत्ति ही इसलिए की गई ताकि व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रह सके। तो ऐसे अधिकारों को जो व्यक्ति को इन्नेट बाय बर्थ जन्म के साथ मिलते हैं, ऐसे अधिकार को क्या कहा, नेचुरल राइट्स कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं
उनमें से उनकी प्रकृति नकारात्मक भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, और नेचुरल राइट की तरह भी उनका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक अधिकारों की तरह उनका प्रयोग किया जाता है। तथा कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनकी प्रकृति कानूनी अधिकारों की तरह भी होती है। तो कानूनी अधिकार, तो भारतीय संविधान में पाए जाने वाले जो मूल अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जिन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अगर हम उनका अवलोकन करें, उनका परीक्षण करें, तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी प्रकृति नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। वो उनका इस्तेमाल प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी होता है और कानूनी अधिकारों की तरह भी होता है। अच्छा, ये चीज इस बात पर निर्भर करती है, ये मूल अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक, सकारात्मक, प्राकृतिक, कानूनी अधिकार जैसी। अब ये बात इस पर निर्भर करती है कि संबंधित राज्य की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। जहां तक भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की बात है, तो भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार, इन मूल अधिकारों को इन सभी वर्गों में, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, सकारात्मक भी, प्राकृतिक भी और कानूनी अधिकार जैसे भी, इन सभी वर्गों में अलग अलग मात्रा में उन्हें समायोजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, उसमें से कुछ अधिकार जो निगेटिव नेचर के हैं, कुछ पॉजिटिव नेचर के हैं, कुछ नेचुरल नेचर के हैं और कुछ लीगल नेचर के हैं, नकारात्मक स्वरूप के, सकारात्मक स्वरूप के और प्राकृतिक तथा कानूनी स्वरूप के भी पाए जाते हैं। तो ये कहा गया है भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकार। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, तो इनमें से सभी प्रकृति के मूल अधिकार पाए जाते हैं जो अलग अलग मात्रा में संविधान में निहित हैं, संविधान में दिए गए हैं, संविधान में वर्णित किए गए हैं। अगर हम मूल अधिकारों की आवश्यकता के बारे में चर्चा करें कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान क्यों किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय संविधान निर्मात्री सभा भारतीय संविधान की रचना कर रही थी, जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा, भारतीय जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निरक्षर था, अशिक्षित था, जिसे अपने अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान नहीं था। तो संविधान निर्माताओं को इस बात का भय था, उन्हें इस बात का डर था कि उनकी इस अज्ञानता का लाभ उठाकर, उनकी इस मतलब अशिक्षा का ज्ञान उठाकर, जिन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान भर नहीं है, इसका लाभ उठाकर कहीं सरकारें उनके अधिकारों का हनन न करने लगे। इसीलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा उसका पुख्ता इंतजाम संविधान में कर दिया, क्योंकि किसी सरकार में यह ताकत तो नहीं होगी कि संविधान में कोई चीज दी गई है तो संविधान में दी गई चीज के विरुद्ध कोई काम करना। तो इस प्रकार चूंकि उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको उनके अधिकारों की संरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को, इन मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया, मतलब संविधान में इसका उल्लेख किया, ताकि कोई भी सरकार व्यक्तियों को उनके मूल अधिकारों से वंचित न कर सके। और चूंकि भारत में तो खतरा और था, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जा रही थी, और संसदीय शासन प्रणाली में आप जानते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर काम करती है, उसमें विधायिका में किसी दल विशेष का बहुमत होता है। तो इस प्रकार अगर कोई दल चाहे तो संसदीय बहुमत का मतलब प्रयोग करते हुए लोगों के मूल अधिकारों को हनन करने वाला कानून बना दे, तो संसदीय शासन प्रणाली में तो खतरा और बढ़ जाता है।
लेकिन जब इन संविधानों का उल्लेख, जब इन मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में कर दिया गया तो इन अधिकारों को डायरेक्ट देश के सर्वोच्च विधि का मतलब संविधान का संरक्षण हासिल हो गया, संविधान का प्रोटेक्शन उसे मिल गया, तो यह खतरा अपने आप टल गया। तो इन उद्देश्यों से संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करना पड़ा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर आपसे मूल अधिकार की परिभाषा पूछी जाए, मूल अधिकार को कहा जाए कि मूल अधिकार को स्पष्ट कीजिए, तो मूल अधिकार का मतलब होता है कि वे न्यूनतम अधिकार जो प्रत्येक समय जीवन जीने तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं, ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं और राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में मूल अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। अगर मूल अधिकारों की सटीक परिभाषा कहा जाए तो मूल अधिकारों से उन परिस्थितियों तथा सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति में निहित शक्तियों को विकसित करने तथा अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए अपरिहार्य मानी जाती हैं, आवश्यक मानी जाती हैं। मूल अधिकारों से उन परिस्थितियों तथा सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति में निहित शक्तियों को विकसित करने तथा अपने व्यक्तित्व को मनचाहा स्वरूप देने के लिए, जैसी उनकी इच्छा हो, अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से अपने व्यक्तित्व को बना सकें, ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अधिकार की आवश्यकता होती है। और यही अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के मतलब व्यक्तित्व में कई तरह के तत्व होते हैं, हर व्यक्ति में कई तरह के तत्व होते हैं, लेकिन इन तमाम तत्वों में से कोई एक तत्व प्रधान तत्व होता है, कोई एक प्रबल तत्व होता है। अब जब व्यक्ति को या व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व में निहित इसी प्रबल और प्रधान तत्व के निर्देशन में काम करने की आजादी होती है, काम करने की छूट होती है, तभी वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है। और जब व्यक्ति अपना समुचित विकास करता है तो व्यक्ति के समुचित विकास में ही राज्य का विकास निहित है, देश का विकास निहित है, राष्ट्र का विकास निहित है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में कई तरह के तत्व हैं, उसमें इंजीनियर बनने के तत्व निहित हैं, उसमें डॉक्टर बनने के तत्व निहित हैं, उसमें एडवोकेट बनने के तत्व निहित हैं, उसमें बिजनेसमैन बनने के तत्व निहित हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट बनने के तत्व निहित, सब में सब तत्व निहित है। लेकिन अगर सरकार मूल अधिकार अगर न दिए, कल्पना करिए कि मूल अधिकार न दिए गए हों, सरकार जो है वो आदेश ला दे, आदेश दे दे, कानून ला दे, नीति लागू कर दे कि नहीं सभी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में चिकित्सीय तत्व की प्रधानता है वो व्यक्ति तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, मतलब अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर लेगा एक अच्छे चिकित्सक के रूप में। लेकिन जिन व्यक्तियों में चिकित्सीय तत्व प्रधान रूप में नहीं विद्यमान है, रेसेसिव रूप में है, दबे हुए हैं, कमजोर हैं, उनमें किसी में ब्यूरोक्रेसी के तत्व विद्यमान प्रधान है, प्रबल है, किसी में इंजीनियर के तत्व प्रधान है, किसी में एडवोकेट बनने के, वो लोग तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व में जो प्रधान तत्व है वो इस बात की डिमांड कर रहा है कि हमको ये अधिकार दिया जाए कि हमारे व्यक्तित्व में जिस तत्व की प्रधानता है उसी प्रधान तत्व के निर्देशन में हमको काम करने की आजादी मिले। तभी वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करके अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम स्वरूप दे पाएगा, श्रेष्ठतम रूप दे पाएगा। और यही काम करता है मूल अधिकार।
मूल अधिकार हमको ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है, हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हम अपने व्यक्तित्व में निहित प्रधान तत्व के निर्देशन में काम करते हुए अपने व्यक्तित्व को पूर्णता की स्थिति पर ले जा सकें। इसीलिए कहा गया मूल अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकारों से उन परिस्थितियों तथा सुविधाओं का बोध होता है जो व्यक्ति में निहित शक्तियों को विकसित करने तथा अपने व्यक्तित्व को अपने अनुसार, अपने अनुरूप, मनचाहा स्वरूप देने के लिए अनिवार्य होते हैं। उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकारों के बारे में यह माना जाता है कि मूल अधिकार लिखित संविधान के अंग होते हैं। मूल अधिकार ओरल नहीं होते, मूल अधिकार मौखिक नहीं होते। मूल अधिकारों को देश के सर्वोच्च विधेयता संविधान में उनका उल्लेख किया गया होता है। तो मूल अधिकार लिखित संविधान के अंग होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान होने की वजह से ब्रिटेन में अमेरिका तथा भारत जैसे मूल अधिकार नहीं दिए गए वहां के नागरिकों को, बल्कि ब्रिटेन में वहां के सम्राट तथा साम्राज्ञी के द्वारा समय समय पर कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसे सिटीजन राइट कहा जाता है, जिसे नागरिक अधिकार कहा जाता है। ब्रिटेन में पहली बार वहां के तत्कालीन सम्राट जॉन द्वितीय के द्वारा 1215 में कुछ रिटर्न राइट्स दिया गया। कब दिया गया? 1215 में कुछ रिटर्न राइट। ब्रिटेन में 1215 में तत्कालीन सम्राट जॉन द्वितीय के द्वारा कुछ रिटर्न राइट्स दिया गया जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। असल में आप जानते हैं यद्यपि जनतंत्री शासन व्यवस्था, जनतंत्री शासन व्यवस्था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जनतंत्री शासन व्यवस्था मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जो जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। जन संप्रभुता का मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो, किसी व्यक्ति में नहीं या कुछ लोगों में नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित हो। इसे जन संप्रभुता कहा जाता है। तो जनतंत्री शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा संचालित हो, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर जनता स्वयं निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो। उसे क्या कहा जाता? उसे जनतंत्री शासन प्रणाली कहा जाता। तो जनतंत्री शासन प्रणाली जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। जन संप्रभुता का मतलब संप्रभुता किसमें होती है? जनता में होती है। संप्रभुता का मतलब है कि निर्णय करने की अंतिम शक्ति, किसी भी प्रकार का निर्णय करने की पावर जिसमें हो उसे संप्रभु कहा जाता है, उसे सोवरेन कहा जाता है। तो जनतंत्री शासन प्रणाली किस पर आधारित है? जन संप्रभुता के सिद्धांत पर। जनतंत्रीय शासन प्रणाली आधारित किस पर है? जन संप्रभुता के सिद्धांत पर। जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। जनतंत्री शासन प्रणाली का मतलब आपने देखा, एक ऐसी शासन प्रणाली जनता के द्वारा चलाई जाए, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसको चलाने में जनता की स्वीकृति और सहमति निहित हो, जनतंत्री शासन प्रणाली। इसका मतलब है कि अगर वो शासन प्रणाली जनता के द्वारा चलाई जा रही है तो संप्रभुता मतलब निर्णय करने की अंतिम शक्ति किसमें? जनता में निहित है। उसे कहा गया जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। और ऐसी शासन प्रणाली में सामान्यतया
अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में व्यक्तियों के अधिकार ज्यादा सुरक्षित होते हैं। भाई, जनतंत्री शासन जो प्रणाली है उसमें शक्ति किसमें है? जनता की। जनता में शक्ति है और अधिकार किसके? जनता के अधिकार हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था को हमारे अनुसार ही चलाया जाना है, तो हमारे अधिकार उसमें ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर वो राजतंत्र है, वो कुलीन तंत्र है, तो जाहिर सी बात है उसमें हमारे अधिकार उनकी कृपा पर होंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जनतंत्री शासन प्रणाली जो जनसंप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसी शासन प्रणाली में व्यक्तियों के अधिकार अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। उसके बाद भी इस शासन प्रणाली में भी व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान के द्वारा औपचारिक संरक्षण इसलिए दिया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली में भी लोगों के मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा औपचारिक मान्यता इसलिए दी जाती है ताकि ये अधिकार किसी सत्तारूढ़ दल के दया के पात्र या राजनीति के विषय न बनने पाए, ताकि व्यक्ति जो है अपने इन अधिकारों का समुचित उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च निर्माण कर सके, अपने व्यक्तित्व का उत्कृष्ट निर्माण कर सके, जिसमें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ही, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में ही देश का निर्माण निहित है। अब इन अधिकारों को, मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश के संविधान में शामिल किया गया? तो आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे पहले अपना संविधान बनाने वाला देश है कौन सा? अमेरिका। अमेरिका जो है दुनिया का पहला देश है जिसने अपना संविधान बनाया, और अमेरिका ने ही अपने संविधान में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संविधान का अंग बनाने के काम आरंभ किया। सबसे पहले अमेरिकियों ने अपने संविधान में अमेरिकी नागरिकों के लिए मूल अधिकारों को शामिल किया। मूल अधिकारों को मतलब उन्होंने अमेरिकी संविधान में शामिल किया। हालांकि मूल संविधान में, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, जहां पर अमेरिकी संविधान की रचना की गई थी, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इस बात पर पर्याप्त मतभेद था कि संविधान में बिल ऑफ राइट्स, वहां कहा जाता फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकार को, बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया जाए कि न किया जाए। फिलाडेल्फिया सम्मेलन का बहुमत संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में नहीं था, और यही कारण है कि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था। अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन आगे चलकर संविधान के प्रारूप के अनुमोदन के समय अमेरिकी जनता के द्वारा यह मांग की गई कि संविधान के द्वारा मूल अधिकारों को औपचारिक मान्यता तथा संरक्षण प्रदान किया जाए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का व्यापक तौर पर वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया है। अब इसमें से अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 तथा अनुच्छेद 35 का संबंध
अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान। इसमें से अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 का संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से न होकर बल्कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने से है। 12, 13, 33, 34, 35 का संबंध अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, 34 और 35 का संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से नहीं है बल्कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों की प्रकृति तय करने से है, मूल अधिकारों की परिधि निर्धारित करने से है। जहां अनुच्छेद 12 का संबंध यह है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में यह स्पष्ट किया गया है कि आखिर राज्य है क्या, जिस पर मूल अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी डाली गई है, जिसे मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी जिस पर है, वो राज्य है क्या। तो राज्य की परिभाषा बताई गई है अनुच्छेद 12 में। राज्य की परिभाषा बताई गई है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है। वहीं अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो, मूल अधिकारों को नियंत्रित करता हो या मूल अधिकारों को समाप्त करता हो। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है तो ऐसे कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन में होने की वजह से न्यायपालिका ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। और न्यायपालिका की इसी शक्ति को जुडिशियल रिव्यू की पावर कहा जाता है। न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों का जो विशिष्ट संबंध है, वो मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो कहां पर, मूल अधिकार जिनका नागरिक उपभोग करते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान सभा के द्वारा मूल संविधान का मतलब, अगर आप समझ पा रहे हो, मूल संविधान का मतलब है कि वो संविधान जो बिना संशोधनों के था, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। मतलब वो संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऐसे संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुछ अनुच्छेद ऐसे दिए गए हैं, कुछ उपबंध ऐसे दिए गए हैं जिनका मूल अधिकारों के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के बारे में परिधि तय करने से। मैंने दिखा था आपको अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। ये वो अनुच्छेद हैं जिनका संबंध किसी विशिष्ट मूल अधिकार से न होकर बल्कि मूल अधिकार जो हैं उनकी परिधि तय करने से है, उनकी प्रकृति तय करने से है।
मूल विशिष्ट मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक किया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो अधिकार दिया गया है उसे समानता का अधिकार कहा जाता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के अधिकारों के समूह को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कहा जाता है। स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कहा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक के प्रावधान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक के अधिकार को शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति संबंधी मूल अधिकार। संपत्ति संबंधी मूल अधिकार, जिसको इसको हमने अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये मूल अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति संबंधी मूल अधिकार को संविधान से हटा दिया गया, संविधान से निकाल दिया गया। और जो अंतिम अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है, इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 प्रकार के अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे। कौन कौन? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति संबंधी मूल अधिकार दिया गया था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से निकाल दिया गया। और इसके लिए संविधान में एक भाग बनाया गया, भाग 12 का। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300 का। इसमें रखकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया।
उसे मूल अधिकार के दर्जे से हटाकर उसे संविधान में कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है। पहले हम अनुच्छेद 12 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है, तो वो दो अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद 12 भाग 3 के संदर्भ में जो परिभाषा बताई गई है, और दूसरा है अनुच्छेद 36 जहां भाग 4 के संबंध में राज्य की परिभाषा बताई गई है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले भाग के संबंध में राज्य क्या होगा, राज्य क्या मतलब होगा, वहां राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। जबकि भाग 3 मतलब मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 में बताई गई है। और अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसमें राज्य की परिभाषा में बताया गया कि राज्य के अंतर्गत भारत की संसद, तथा भारत सरकार, भारत की संसद तथा भारत सरकार, भारत सरकार। इसी प्रकार राज्यों में से प्रत्येक की सरकार, राज्यों में से प्रत्येक की सरकार तथा उनके विधानमंडल, तथा उनके विधानमंडल भारत की संसद तथा भारत सरकार, राज्यों में से प्रत्येक की सरकार है उनके विधानमंडल तथा भारत राज क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी। राज्य की परिभाषा में राज्य किसी से माना गया? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में राज्य किसे किसे माना गया? भारत की संसद क्या है? राज्य है। भारत की सरकार इंडिया गवर्नमेंट क्या है? राज्य है। और जो प्रांतों की सरकार है वो राज्य है। प्रांतीय जो विधानमंडल हैं वो राज्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, जिला बोर्ड है, क्षेत्रीय चीजें हैं, तो ये सब क्या हैं? इन्हें कहा गया ये भी राज्य हैं। अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटी ये भी राज्य हैं। अन्य अथॉरिटी का मतलब है कि कोई ऐसा निकाय जो सामान्य तौर पर सरकारी निकाय तो नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो निकाय फाइनेंशियली सरकार के कंट्रोल में है, कोई ऐसा निकाय जो वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है, या कोई ऐसा निकाय जिसे राज्य प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कोई ऐसा निकाय जो सार्वजनिक महत्व का काम करता है, कोई ऐसा निकाय जो प्रशासनिक रूप से सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन है, उसे भी राज्य माना जाएगा। तो यही चीजें क्लियर की गई हैं, यही चीज स्पष्ट की गई है कि राज्य के अंतर्गत जो 12 में परिभाषा दी गई है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहली बात, भारत सरकार था संसद,
राज्यों में से प्रत्येक की सरकारें एवं उनके विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत एवं भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारी ये मिलकर राज्य हैं। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी, मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत संसद की नहीं है, सिर्फ सरकार की नहीं है, राज्य की नहीं है, उनके विधानमंडल की नहीं है, बल्कि पंचायतों की भी है, नगर पालिकाओं की भी है, नगर निगम की भी है और ऐसे निकायों की भी है जो सरकार के कंट्रोल में है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 13 में जो खंड दिए गए हैं, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 सेक्शन 1, आर्टिकल 13 सेक्शन 2, आर्टिकल 13 सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन, ये 3 खंड मूल संविधान में दिए गए थे। अनुच्छेद 13 में 13 खंड 1, 13 खंड 2 और 13 खंड 3 इनका उल्लेख मूल संविधान में किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13 में खंड 4 को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 13 खंड 4, अनुच्छेद 13 खंड 4 कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इस प्रकार वर्तमान में अनुच्छेद 13 में कुल 4 खंडों का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अनुच्छेद 13 खंड 1 में कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के पहले की विधियां जो अभी भी भारत राज्य क्षेत्र में लागू हैं। आप जानते हैं संविधान लागू होने के बाद भी कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे और अभी भी उन्हें लागू किया गया था, अभी भी उन कानूनों की उपयोगिता थी। तो उन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 13 खंड 1 में, अनुच्छेद 13 सेक्शन 1 में, 13 सेक्शन 1 में कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के पहले की विधियां जो अभी भी भारत राज्य क्षेत्र में लागू हैं, वो विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। वो विधियां उस मात्रा तक समाप्त हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों से असंगत हैं, जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को छीनती हैं, कमजोर करती हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 13 खंड 1 में। तो 13 खंड 1 में क्या कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के पहले की विधियां जो संविधान लागू होने के बाद भी अभी भी लागू हैं, मतलब वो विधियां जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित की गई थी जब देश गुलाम था और आज भी वो विधियां बनी हुई हैं, उनके बारे में, उन विधियों को सीमित करता है, उन विधियों को प्रतिबंधित करने की पावर आर्टिकल 13 देता है, 13 खंड 1 देता है। यहां कहा गया कि संविधान के लागू होने के पहले की विधियां
जो संविधान लागू होने के बाद भी अभी लागू हैं, वे विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों को कमजोर करती हैं। यह कहा गया है आर्टिकल 13 सेक्शन 1 में। इसी प्रकार आर्टिकल 13 सेक्शन 2 में कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, उन्हें कमजोर करती हो, उन्हें न्यून बनाती हो, उनका अतिक्रमण करती हो, उनका उल्लंघन करती हो। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक वाइड होगी, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यह कहा गया है 13 खंड 2 में। 13 खंड 1 और 13 खंड 2 में जो अंतर है, 13 खंड 1 उन विधियों को अवैध घोषित करने की कोशिश करता है जो संविधान लागू होने के पहले की हैं, जो ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं और आज भी उन्हें लागू किया गया है। अगर ऐसी कोई विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध है, अगर ऐसी कोई विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, तो वो विधि शून्य हो जाएगी, वो विधि समाप्त हो जाएगी। 13 खंड 2 कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद संविधान सम्मत रहते हुए कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को है, विधि निर्मात्री संस्था को है या राज्य विधानमंडल को है। तो विधि निर्मात्री संस्था अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति पर सीमा लगाता है आर्टिकल 13 सेक्शन 2। यह कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती हो, कम करती हो, न्यून करती हो, उनका उल्लंघन या उनका अतिक्रमण करती हो। उल्लंघन या अतिक्रमण की मात्रा में बनाई गई प्रत्येक विधि अतिक्रमण के अनुपात में शून्य होगी। जहां तक उसका उल्लंघन कर रही होगी, जिस मात्रा तक उसका उल्लंघन कर रही होगी, वहां तक वो विधि शून्य होगी, क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लंघन में कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 13 सेक्शन 3 में कानून की परिभाषा बता दी गई है कि कानून के अंतर्गत आता क्या क्या चीज है। तो ये जो हो गया संविधान पूर्व विधियां, ये क्या हो गया, संविधान लागू होने के बाद की विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि के बारे में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 13 सेक्शन 3 में कानून शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और यहां कहा गया है कि कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत कानून, उपकानून, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, संधि, संविदा, समझौता तथा वे परंपराएं और प्रथाएं भी शामिल हैं जिनके पीछे कानूनी बल पाया जाता है। मतलब कानून का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 13 सेक्शन 3 में कानून का तात्पर्य बताया गया है कि कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, कानून किसे किसे कहा जाएगा। तो कानून है, उपकानून है, नियम है, उपनियम है, आदेश है, निर्देश है, अध्यादेश है, अधिनियम है, संधि, समझौता, परंपरा, संविदा,
ये सब कानून माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई ऐसी परंपरा भी चलाई जाती है और उस परंपरा से उस समाज में, उस राज्य में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, मूल अधिकार सीमित हो रहे हैं, तो आर्टिकल 13 सेक्शन 2 कहता है कि ऐसी परंपरा चलाने का अधिकार राज्य के पास नहीं होगा। ऐसे कोई संधि, समझौता या अध्यादेश या आदेश देने की शक्ति राज्य के पास नहीं होगा जिससे किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार छिन रहा हो। इसी प्रकार आर्टिकल 13 सेक्शन 4, इसमें कहा गया है, चूंकि इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, इसे जोड़कर कहा गया कि अनुच्छेद 359 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर अनुच्छेद 13 खंड 2 की कोई बात लागू नहीं होगी। 13 खंड 2 कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है। 13 खंड 4 में यह कह दिया गया कि अगर संसद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के तहत विधि बना रहा है, मतलब संविधान संशोधन विधि बना रहा है, तो वो विधि बेशक, वो संविधान संशोधन बेशक मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा, लेकिन इस आधार पर उस संशोधन को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 खंड 4 में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 359 के तहत किए गए संविधान संशोधनों को पर अनुच्छेद 13 खंड 2 की कोई बात, अनुच्छेद 13 खंड 2 का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर संसद संविधान संशोधन में वर्णित प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाती है और उस कानून से बेशक किसी व्यक्ति का मूल अधिकार छिन रहा हो, तो इस आधार पर उस विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 13, 12 और 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 13 में यह बताया गया है कि इन अधिकारों का स्वरूप क्या होगा, इनकी परिधि क्या होगी। इसके लिए जो संविधान के द्वारा घोषणाएं की गई हैं वो 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3 और 13 खंड 4 को 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल कर लिया गया। इसलिए इस प्रकार अनुच्छेद 13 में इन 4 खंडों के द्वारा भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के स्वरूप को, उसकी परिधि को स्पष्ट किया गया है। कल हम बताएंगे मूल अधिकार पर, कल हम विशिष्ट रूप से आएंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का जो मुख्य उल्लेख किया गया संविधान में वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, थैंक यू सो मच।